इसके अलावा यहाँ कांग्रेस के एमपी भी रहे, वो मिनिस्टर भी रहे। कांग्रेस बताए ना उन्होंने हरिद्वार के लिए क्या किया। आपको जान से मारने की धमकी देने तक की भी बात निकल कर आई थी कि आपको जान से मारने की, आपने शिकायत भी दर्ज कराई कि दूसरे पक्ष के लोगों ने, भगवानपुर से कुछ पक्ष के लोग थे, उन्होंने आप पर हमला की। वो क्या थोड़ा मामला था? देखिए क्या रहता है, जब चुनाव चलता है ऋषभ जी, तो ये इस तरह की चीज़ें सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होती है। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें कानून अपना काम कर रहा है, वो विषय सब जुडियस है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मेरी पार्टी का नेतृत्व, सब लोग मेरे साथ थे और एक बड़े अंतर के साथ हमने यहाँ जीत दर्ज की थी। और जो लोग उसमें संलिप्त थे, दोषी थे, उन पर मुकदमे दर्ज हुए, वो जेल की सलाखों के पीछे है। अब कांग्रेस बताए वो चाहती क्या है। अब हरिद्वार में आप किसी बच्चे से पूछ लिए कौन लड़ेगा, तो कहीं ना कहीं सबकी जुबान पर मदन कौशिक रहता है। वो इसलिए रहता है कि वो 24 घंटे में से 18 घंटे जनता के बीच है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि जो करोड़ों की संख्या में शिव भक्त आते हैं, कांवड़िए आते हैं, एक और जहाँ उनको मैक्सिमम कितनी सुविधाएं हम लोग दे सकते हैं। दूसरा, यहाँ जो व्यापारी हैं, यहाँ जो धर्मशाला वाले, होटल वाले जो भी हैं, उनके साथ भी एक समन्वय बना करके वो सारी चीज़ें की जाए। हम लोग एसपीओ के रूप में भी काम करते हैं, पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हैं। आज से अगर हम 10 साल पहले जाएंगे तो दुकानों में भी पानी जाता था, घरों में भी पानी जाता था, लेकिन आज स्थिति बदली हुई है। आज ना तो किसी दुकान में पानी जाता है, ना किसी मकान में पानी जाता है। वहाँ चौराहे पर जरूर पानी भरता है और वो भी घंटे 2 घंटे बाद निकल जाता है। वर्तमान विधायक मदन कौशिक जी का फेल कार्यकाल उन्होंने नहीं, देखिए क्या है कि अब उनको तो कुछ कह रहे हैं, वो विकास कामों पर हमसे बात नहीं कर सकते, वो हरिद्वार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमसे बात नहीं कर सकते। यहाँ मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, हॉस्पिटल, अनेक ऐसे काम जो हमने दिए हैं। अब चूंकि वो 5 साल महापौर रहे, उनकी उपलब्धि रही नालों में कूदना, उनकी उपलब्धि रही ढोल बजारे लेकर के बाजार में नाटक करना। मैंने एक अभिनय के क्षेत्र में अगर उनको पुरस्कार दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 8 मीटर लगने में दिक्कत क्या आ रही, मैं ये जानना चाहता हूँ। जैसे कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि वाकई ऐसा है कि 8 मीटर लग जाता है, तो दूसरे बिल की जो वो 400 का आता था तो वो 800 का होने लगा है। तो चूंकि जब ज्यादा लोग उसका प्रयोग करेंगे तब उसका प्लस माइनस पता लगेगा क्या है। अब जैसे कि ऐसे संदिग्ध मुद्दे पर वो जो बात कर रहे हैं, छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं कि पेपर लीक पर बात होगी, छात्रों के विषय पर बात होगी। इतने संदिग्ध कार्यक्रम पर, इतने गंभीर कार्यक्रम पर इस तरह से नाच गाना, विधायक श्री नेतृत्व नाच रहा है, ठुमके लगा रहा है, क्या ये सही है? बड़ा दुखद था कि उनके एक नेता की वहाँ पर जब वो लगी, वहाँ पर टेंट वगैरह लग रहे थे, उसकी डेथ हुई। उसके बाद उस कार्यक्रम में मैंने तो कोई संवेदना जैसे सब किसी कांग्रेस के नेता के मुंह से नहीं सुना। कांग्रेस के लोगों ने वहाँ युवाओं के बीच में इस तरह का, हमारे हरिद्वार के भी कई विधायक नाचते हुए दिखे, डांस करते हुए दिखे, अपनी फेसबुक से उन्होंने चीज़ डाली। तो मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस इस राज्य को लेकर, इस राज्य की जनता के मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है और यही कारण है कि वो युवाओं को भी बरगलाने का काम करती है। और हम ओपन संवाद कर रहे हैं ना, हमारा युवा मोर्चा हर विधानसभा में जाकर के युवाओं से संवाद कर रहा है। कल भी हमने यार स्कूल कॉलेज में एक संवाद कार्यक्रम रखा। युवाओं को कहीं ना कहीं एक तरीके से भ्रमित करके और अपनी राजनीतिक रोटी सेकी जाए, ये अच्छा नहीं है। कि 2017 का जो चुनाव परिणाम आया था वही अब 2027 में आएगा। जी नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र में। विधानसभा चुनाव भी नज़दीक हैं, कावड़ यात्रा का कार्यक्रम भी लगातार अब शुरू होने वाला है कुछ ही समय के अंदर, और अर्ध कुंभ भी नज़दीक है। और वहीं पर हरिद्वार में इस वक्त जो है बारिश का महीना चल रहा है, सावन आने वाला है और व्यापारियों के मन में भी लोग ये सोचते हैं कि भाई अब सावन का आएगा, सावन के मेले कावड़ी आएंगे, रौनक रहेगी। तमाम विषयों को लेकर के आज हम बातचीत करेंगे। और ये आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि। और इस कार्यक्रम में हमारे आज के मेहमान हैं बहुत ही खास, जो हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र में लगातार भाजपा से जनता के बीच में सक्रिय रहते हैं, जनता के मुद्दों को उठाते हैं, जनता की आवाज़ बनकर प्रखर रहते हैं। अभी कुछ समय पहले ही थोक केंद्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लिमिटेड के चुनाव भी संपन्न हुए और उस चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुए जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं विकास तिवारी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी भी हैं। नमस्कार सर, स्वागत है। नमस्कार ऋषभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके इस चैनल के माध्यम से हमको अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं दूंगा, अभी आपका जो चुनाव हुए हैं चेयरमैन पद पर, आप निर्विरोध आपका निर्वाचन हो, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। धन्यवाद ऋषभ जी, मैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क का धन्यवाद करता हूँ और आपको भी धन्यवाद करता हूँ। पहला सवाल मेरा यही होगा कि भाई इस बार आपने देखा कि चुनाव जब हुए चेयरमैन पद पर, आपने भी निर्विरोध आपका निर्वाचन दोबारा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये क्या व्यापारी मंडल जो लिमिटेड सहकारी हैं, थोक उपभोक्ता हैं, उनके लिए क्या ये आपके प्रति एक तरह से फ़ायदेमंद चीज़ कहें या फिर आपके प्रति एक लगाव कहें, इसलिए आपको निर्विरोध चुना गया? निश्चित रूप से अगर मेरा निर्वाचन निर्विरोध हुआ है तो इसके लिए मेरी पार्टी, मेरा नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी
और जो हमारे डेलीगेट्स, डायरेक्टर, जितने भी लोग हमारी समिति से जुड़े थे, उन सबका बड़ा विश्वास मेरे ऊपर था, बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर था, तभी लगातार दूसरी बार मेरा यहाँ निर्वाचन हुआ है। चुनाव हो रहे थे तब काफ़ी कुछ एक विवाद भी निकल कर आ गया था कि भाई ये है कि आपको जान से मारने की धमकी देने तक की भी बात निकल कर आई थी कि आपको जान से मारने की, आपने शिकायत भी दर्ज कराई कि दूसरे पक्ष के लोगों ने, भगवानपुर से कुछ पक्ष के लोग थे, उन्होंने आप पर हमला की, वो क्या थोड़ा मामला था? देखिए क्या रहता है, जब चुनाव चलता है ऋषभ जी, तो ये इस तरह की चीज़ें सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होती है। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें कानून अपना काम कर रहा है, वो विषय सब जुडियस है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मेरी पार्टी का नेतृत्व, सब लोग मेरे साथ थे और एक बड़े अंतर के साथ हमने यहाँ जीत दर्ज की थी। मैं जानना चाहता हूँ, विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है और साथ में अब कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। कांवड़ यात्रा जब शुरू होती है तो अच्छा खासा एक हुजूम जो है, अलग अलग प्रदेश, अलग अलग देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं माँ गंगा के, और एक सावन का महीना बड़ा ही शुभ माना गया है। आपकी भूमिका क्या रहेगी? जैसे हरिद्वार जिले में आप व्यापारी मंडल में भी सक्रिय रहते हैं और उद्योग व्यक्ति, उपभोक्ताओं के संग भी सक्रिय रहते हैं, तो आपकी तरफ से अब आने वाले समय में आप दोबारा चेयरमैन बन गए कोऑपरेटिव के, तो क्या कितना फ़ायदेमंद रहेगा उन लोगों के लिए, या फिर जो व्यापारी मंडल है उनके लिए भी फ़ायदेमंद? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा एक स्ट्रेंथ वाला मेला रहता है और हम लोग चूँकि राजनीतिक दल के प्रतिनिधि होने के साथ साथ सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं, चाहे वो व्यापार मंडल, मैं स्वयं राष्ट्रीय धर्मशाला सुरक्षा समिति का महामंत्री भी हूँ। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि जो करोड़ों की संख्या में शिव भक्त आते हैं, कांवड़ी आते हैं, एक और जहाँ उनको मैक्सिमम कितनी सुविधाएं हम लोग दे सकते हैं, दूसरा यहाँ जो व्यापारी हैं, यहाँ जो धर्मशाला वाले, होटल वाले जो भी हैं, उनके साथ भी एक समन्वय बना करके वो सारी चीज़ें की जाए। हम लोग एसपीओ के रूप में भी काम करते हैं, पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हैं, हम लोग मेडिकल हेल्थ के शिविर लगाते हैं। हमारी एक संस्था है संकल्प संस्था, मैं उसमें संरक्षक हूँ, और संकल्प सेवा परमो धर्मा, उसके माध्यम से भी हम लोग शिविर लगाते हैं, कांवड़ियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ साथ यहाँ का जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उसके साथ मिल करके, चाहे वो नई नई पार्किंग्स बननी हो, चाहे वो कांवड़ियों को आश्रय देने की बात हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के विषय हो, चाहे वो घाटों की स्वच्छता की बात हो, यहाँ महापौर जी के माध्यम से माने वो अनेक ऐसी सुविधाएं जिनके माध्यम से जो शिव भक्त यहाँ आते हैं, वो यहाँ से हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को, हमारे शहरवासियों को आशीर्वाद दे करके जाएं, ये सारा प्रयास हमारा रहता है। आपने शहर की व्यवस्थाओं की बात करी, तो कांग्रेस के जो यहाँ के नेता हैं वो लगातार एक मुद्दा उठाते रहते हैं कि भाई जब बारिश का महीना आता है तो आप देखेंगे जल भराव की समस्या बार बार आती है, या फिर तमाम ये जो विकास जिस तरह से होने चाहिए उतने विकास क्यों नहीं हो पा रहे हैं, सीवेज की समस्या बार बार आती है। तो फिर ये जो बात वो लोग रख रहे हैं, कांग्रेस के नेता जो है लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं। अभी जल भराव का, स्मार्ट मीटर का एक मुद्दा गर्मा है, भाई सरकार स्मार्ट मीटर लगाना चाहती है, सरकार समझा भी रही है और विद्युत विभाग समझा रहा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि अगर स्मार्ट मीटर लगेगा हम तोड़ देंगे। फिर ये क्या बात है, क्यों आखिर ये सब? दो सवाल आपने किए हैं, एक सवाल आपका स्मार्ट मीटर का है, एक जल भराव का। मैं पहले जल भराव पर आता हूँ। ऋषभ जी, हमने 2002 का हरिद्वार देखा और आज हम 2026 के हरिद्वार में। इन 24-25 सालों में इस हरिद्वार में जल भराव को लेकर के जितने काम हमारी सरकार ने, माननीय हमारे जो विधायक हैं और अभी मंत्री भी हैं, मदन कौशिक जी के प्रयासों से हुए हैं, और हमारी महापौर आदरणीय किरण जैसल जी भी लगातार प्रयासरत हैं। केवल एक चंद्राचार्य चौक ऐसा स्थान है जहाँ BHL से पानी आता है, वहाँ थोड़ा जल भराव होता है। लेकिन आज से अगर हम 10 साल पहले जाएंगे तो दुकानों में भी पानी जाता था, घरों में भी पानी जाता था, लेकिन आज स्थिति बदली हुई है। आज ना तो किसी दुकान में पानी जाता है, ना किसी मकान में पानी जाता है, वहाँ चौराहे पर जरूर पानी भरता है और वो भी घंटे 2 घंटे बाद निकल जाता है। एक विषय। अब चूंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, मैं पूछना चाहता हूँ कि इन 25-26 सालों में 10 साल नगर निगम पे यहाँ कांग्रेस का कब्जा रहा। यहाँ सतपाल जी 5 साल चेयरमैन रहे, अशोक शर्मा जी 5 साल, उनकी श्रीमती जी मेयर रही। इसके अलावा यहाँ कांग्रेस के MP भी रहे, वो मिनिस्टर भी रहे। कांग्रेस बताए ना उन्होंने हरिद्वार के लिए क्या किया। लेकिन मुझे बहुत विश्वास भी है और मैं बहुत चुनौती और प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूँ कि हरिद्वार का विकास हमारी महापौर, हमारे विधायक आदेश जी, मदन जी, हमारे सांसद त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में ही संभव है। और आने वाले समय में मुझे लगता है ज़्यादा समय नहीं, एक बड़ी योजना अभी इसको लेकर के धरातल पर है और मुझे लगता है कि एक ऐसी योजना बन रही है जिसमें ये जो अभी हम टेम्परेरी एक जनरेटर वगैरह लगाते हैं, ये सब भी नहीं लगाएंगे, हम सीधे पानी नहर में जाएगा। शर्मा जी जो हैं वो कांग्रेस के नेता, वो जब मैं देहरादून में मिला था उनसे, तो देहरादून उन्होंने खुल करके जब बात मैंने जल भराव का सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि इस पूरे जल भराव के पीछे जो है वर्तमान विधायक मदन कौशिक जी का फेल कार्यकाल। उन्होंने ये देखिए क्या है कि अब उनको तो कुछ कह रहे हैं, वो
विकास कामों पर हमसे बात नहीं कर सकते, वो हरिद्वार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमसे बात नहीं कर सकते। यहाँ मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, हॉस्पिटल, अनेक ऐसे काम जो हमने दिए हैं। अब चूंकि वो 5 साल महापौर रहे, उनकी उपलब्धि रही नालों में कूदना, उनकी उपलब्धि रही ढोल बजारे लेकर के बाजार में नाटक करना। मैंने एक अभिनय के क्षेत्र में अगर उनको पुरस्कार दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2027 के चुनाव में और सबसे बड़ी बात है, देखिए जनता का लगातार बढ़ता हुआ आशीर्वाद हमारे जनप्रतिनिधियों को मिलता है 2002 से, और यही कारण है चूंकि हम लोग लगातार जनता के बीच रहते हैं। तो मुझे लगता है चाहे वो लाटोवाली में भी थोड़ा बहुत जल भरा हुआ हो। और दूसरी बात ऋषभ जी, मैं ये बात कह सकता हूँ कि केवल हरिद्वार नहीं, आप देखिए अभी पिछली जो बारिश हुई देहरादून, रुड़की, आसपास के सभी जनपदों में क्योंकि इतनी तेज बारिश हुई, सब जगह पानी भरा और निकला भी है। तो केवल यहाँ कुछ लोग एक ऐसा कॉकस बना हुआ है जो वहाँ जैसी बारिश आती है वो कैमरा लेकर के खड़े हो जाते हैं और वो 10-20 मिनट की वो ऐसी रील बना करके, वीडियो बना करके डाल करके हमारी सरकार और हमारे जनप्रतिनिधियों को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जनता सब जानती है, जनता का कोई रिएक्शन नहीं है, पब्लिक का कोई रिएक्शन नहीं। यही 10-20 लोग हैं जो इस तरह का कहीं ना कहीं कुछ प्रयास करते हैं। ये कांग्रेस के कैश खुराना, वो लगातार मैं देखता हूँ, वरुण बालियाना, ये तमाम लोग जो हैं स्मार्ट मीटर के खिलाफत दम से कर रहे हैं। उन्होंने तमाम रैली भी निकाली कि भाई स्मार्ट मीटर लगने नहीं देंगे। जहाँ स्मार्ट मीटर विद्युत विभाग लगाता है, वीडियो में देखते हैं कि वो लोग है ना उसको कहते हैं कि अगर ये मीटर लगा हम यहाँ तोड़ाई कर देंगे, हम तोड़ के फेंक देंगे। तो आखिर ये कांग्रेस के नेता क्यों विरोध कर रहे हैं स्मार्ट मीटर लगने का? वो लोग कह रहे हैं कि भाई ये गलत है, इससे दुगना बिल बढ़ रहा है और दुगने जो वो कह रहे हैं कि भाई जो लगाना ही है स्मार्ट मीटर, सबसे पहले आप व्यापारी मंडल को लगाओ, बड़े बड़े होटल उन पर लगाइए, गरीब जनता पर क्यों लगा रहे हैं? क्या समस्या? निश्चित रूप से ऋषभ जी, मैं आपसे सहमत हूँ। अगर कोई भी ऐसा नया काम किसी भी क्षेत्र में समाज के बीच में जाकर के होता है, उस पर निश्चित रूप से समाज की सहमति होनी चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ। और अगर विद्युत विभाग के लोग कहीं ज़बरदस्ती करते हैं तो ये भी गलत है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये वर्जन है, हमारी सरकार का भी वर्जन है कि स्वेच्छा से जो मीटर लगवाना चाहे लगवाए। लेकिन यदा कदा अगर ऐसी दिक्कतें आती हैं तो वो अच्छा नहीं है। आम सहमति से, जनता की सहमति से कोई विषय तो अच्छा है। और अगर मुझे लगता है कि इस तरह की बात आई है तो हम लोग भी अधिकारियों से बात करेंगे। मीटर लगने में दिक्कत क्या आ रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ। जैसे कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि वाकई ऐसा है कि स्मार्ट मीटर लग जाता है तो उससे बिल की जो वो 400 का आता था तो वो 800 का होने लगा, जिसके 4000 का उसका 8000 का होने लगा। क्या ऐसा भी कुछ? देखिए अभी क्या है ऋषभ जी, जो स्मार्ट मीटर जैसी चीज़ है उसको हमने सोशल साइट्स पर या अखबारों में या एक चर्चाओं में ज़रूर देखा है। अभी बहुत ज़्यादा लगे नहीं है। तो चूंकि जब ज़्यादा लोग उसका प्रयोग करेंगे तब उसका प्लस माइनस पता लगेगा क्या है। अब जैसे मेरे घर में स्मार्ट मीटर लगा है, मेरे मकान में लगा हुआ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा तो ऐसा लगा नहीं कि किसी तरह की कोई दिक्कत है। हालांकि मैंने अपने यहाँ सोलर लगाया, जब सोलर लगाया तो पुराने मीटर चेंज हुए, स्मार्ट मीटर लगा। लेकिन अगर पब्लिक कह रही है या कांग्रेस के नेता कह रहे हैं तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो गलत कह रहे हैं। लेकिन फिर भी इस चीज़ का सत्यापन हो जाना चाहिए, चाहे विभाग के लोग करें चाहे पब्लिक करे। लेकिन इस तरह के विषयों को आम सहमति के आधार पर ही इम्प्लीमेंट उसका करना चाहिए। जैसे कि अभी अगर हम बात करें, देहरादून में 2 बड़े बड़े भव्य कार्यक्रम हुए, कुछ समय पहले बड़े चर्चा का विषय भी रहे। एक तरफ जहां राहुल गांधी जी का दौरा था, परेड ग्राउंड में आने वाले थे, लेकिन ऐसा कांग्रेसी बोलते हैं कि भाई भाजपा ने हमको ग्राउंड नहीं दिया और वहाँ पे जैस्मीन का कार्यक्रम रख दिया और वहाँ पर युवाओं को बुलाया, लेकिन वहाँ पे नाच हुड़दंग वगैरह हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें देहरादून के बन्नू स्कूल कार्यक्रम की, वहाँ पर राहुल गांधी जी का दौरा था। आपने देखा होगा तमाम वीडियो वायरल हो रही थी, वो कह रहे थे तमाम युवा आए हैं। लेकिन वहीं पर उसी कार्यक्रम में आप देख रहे होंगे कि भाई जो वहाँ के विधायक हैं, शीर्ष नेतृत्व हैं, वो वहाँ पर कैसे कैसे गाने बज रहे थे, वहाँ पर अलग अलग नाच गाना चल रहा था। तो क्या ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ऐसे संदिग्ध मुद्दे पर वो जो बात कर रहे हैं, छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं कि पेपर लीक पर बात होगी, छात्रों के विषय पर बात होगी, इतने संदिग्ध कार्यक्रम पर, इतने गंभीर कार्यक्रम पर इस तरह से नाच गाना, विधायक शीर्ष नेतृत्व नाच रहा है, ठुमके लगा रहा है, क्या ये सही है? आपको क्या लगता है? देखिए ऋषभ जी, जनता सब जानती भी है, जनता देखती भी है। बड़ा दुखद था कि उनके एक नेता की वहाँ पर जब वो लगी, वहाँ पर टेंट वगैरह लग रहे थे, उसकी डेथ हुई। उसके बाद उस कार्यक्रम में मैंने तो कोई संवेदना जैसा सब किसी कांग्रेस के नेता के मुँह से नहीं सुना। दूसरा, कांग्रेस के जो लोग हैं, चूंकि ये कार्यक्रम तो पहले से तय था, माननीय मुख्यमंत्री जिस कार्यक्रम में गए, अब कांग्रेस के लोगों ने वहाँ युवाओं के बीच में इस तरह का, हमारे हरिद्वार के भी कई विधायक नाचते हुए दिखे, डांस करते हुए दिखे, अपनी फेसबुक से उन्होंने चीज़ डाली। तो मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस इस राज्य को लेकर, इस राज्य की जनता के मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है और यही कारण है कि वो युवाओं को भी बरगलाने का काम करती है। और इसके उलट हम लोग हैं, हम ओपन संवाद कर रहे हैं ना। हमारा युवा मोर्चा हर विधानसभा में जाकर के युवाओं से संवाद कर रहा है। कल भी हमने यार स्कूल कॉलेज में एक संवाद कार्यक्रम रखा। हम युवाओं को बता रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमने क्या किया है, हमारा एजेंडा क्या है। इससे उलट कांग्रेस युवाओं को भ्रमित करना चाहती है, कांग्रेस युवाओं को मैनिपुलेट करके कहीं ना कहीं सत्ता हासिल करना चाहती है। लेकिन मैंने कहा, देश का युवा जानता है, देश का युवा समझता है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का सर्वांगीण विकास हुआ है और यही कारण है कि लगातार हर प्रदेशों में हमारी सरकार बन रही है। ना
देखिए, जब मैं कांग्रेस के विधायक इंजीनियर रवि बहादुर हैं और नेताओं से जब मैं बात कर रहा था कि मैंने कि पेपर लीक का मामला जो आप लोग यहाँ पे आंदोलन करने के लिए आए, रैली में आए हैं, तो मैंने कहा कि भाजपा वाले कई नेता जो हैं वो लगातार ये बोल रहे थे कि पेपर लीक के मामले तो कांग्रेस कार्यकाल में भी जम करके हुए थे, तब तो इतना शोरगुल नहीं हुआ। तो उनका कहना था कि भाजपा वाले अभी ये भी कहेंगे कि अभी जो पेपर लीक हो रहे हैं वो भी हम करवा रहे हैं, वो हम पे ठिकरा फोड़ेंगे, क्योंकि हर चीज़ का ठिकरा वो या तो नेहरू पे फोड़ते हैं या कांग्रेस पार्टी फोड़ते हैं। आपको भी क्या ऐसा लगता? नहीं, देखिए, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऋषभ जी, और अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूँ कि पूरे देश में अगर कहीं सबसे मजबूत और सशक्त कानून, नकल विरोधी कानून कहीं बना है तो वो हमारे राज्य में बना है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाया है। मैं इसके लिए अपनी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि एक मजबूत नकल कानून बना करके उन्होंने नज़ीर पेश किया, और जो लोग उसमें संलिप्त थे, दोषी थे, उन पर मुकदमे दर्ज हुए, वो जेल की सलाखों के पीछे। अब कांग्रेस बताए वो चाहती क्या है? केवल युवाओं को बरगला करके, युवाओं को कहीं ना कहीं एक तरीके से भ्रमित करके और अपनी राजनीतिक रोटी सेकी जाए, ये अच्छा नहीं है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, क्या हरिद्वार विधानसभा में इस बार बदलाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि जहां लगातार कांग्रेस कह रही है कि हम बदलाव करेंगे, बदलाव की लहर है इस बार, 25 साल का कार्यकाल देख लिया मदन जी का, तो क्या ऐसा इस बार होगा? देखिए, बदलाव जैसा शब्द अगर कांग्रेसी कहते हैं तो उन्हें कहना भी चाहिए, चूंकि उनकी राजनीतिक जमीन खत्म हुई है। उनके पास ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना नीति है, कुछ नहीं है। इससे उलट हमारे पास ऐसा नेतृत्व है, हमारे पास मदन कौशिक जी जैसा नेता हरिद्वार विधानसभा में, आदेश चौहान जी जैसा मजबूत नेता, सौम्य नेता रानीपुर विधानसभा में, स्वामी अतिशयन जैसे मजबूत नेता हमारे पास ग्रामीण में है, लक्सर में संजय जैसे लोग हैं। तो हमारे पास एक बड़ी लीडरशिप है, जिसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि 2017 का जो चुनाव परिणाम आया था वही अब 2027 में आएगा। जी, भाजपा से दावेदारी बहुत लोग कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उज्जवल पंडित हैं, विशाल गगन जी ने भी अभी आपने देखा मोर्चा खोल दिया है कि भाई हम भी दावेदार हैं, हम भी दावेदार हैं। तो जब भाजपा से इतनी दावेदारी होने लगेंगी तो फिर कैसे ये मुकाबला भाजपा के हित में जाएगा? भाजपा का एक जो कोर वोट बैंक है वो तो आपस में बढ़ जाएगा फिर इन्हीं लोगों में ही। देखिए ऋषभ जी, क्या रहता है कि अगर एक पार्टी, एक परिवार में एक से ज़्यादा लोग अपना आवेदन करते हैं, दावेदारी करते हैं, तो ये पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता का परिचय है, सरकार की बढ़ती लोकप्रियता का परिचय है। लेकिन मैं जरा उन लोगों को भी ये कह दूं कि हमारे यहाँ चूंकि एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, एक चैनल है, एक फोरम है, वहाँ जाकर के हम अपनी बात रखें तो अच्छा रहता है। लेकिन अगर हम, जैसा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा, हम सोशल साइट्स के माध्यम से या किस तरह चौराहे पर, सड़क पर ये चीज़ कहें तो अच्छा नहीं। लेकिन सबको, एक सामान्य कार्यकर्ता को भी किसी भी पद के लिए दावेदारी करने का अधिकार है। जी, पदों की बात हो रही है तो एक बात आपकी भी मैं कर लेता हूं। जैसे आप भी लगातार जो हैं हरिद्वार जिले में सक्रिय हैं, विद्यार्थी परिषद में भी आप रहे, या फिर आप लगातार युवा मोर्चा, तमाम जगहों पर सक्रिय रहते हैं। लेकिन आपका जो नाम है, अगर हम बात करें दावेदारी की, तो आपकी दावेदारी मेयर चुनावों में 2 बार देखने को मिली थी कि भाई मैं भी दावेदार हूँ, मुझे ही मौका मिले तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन कभी विधानसभा चुनावों में आपकी दावेदारी नहीं, क्योंकि आप, मैं समझता हूँ अब तो आपका कद इतना बड़ा हो गया है हरिद्वार जिले में, लगातार आप सक्रिय हैं, मीडिया प्रभारी भी, अब तो प्रदेश स्तर पे आप पे पद हैं, उसके बावजूद भी विधानसभा चुनावों में आप दावेदार क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको तो दावेदारी विधानसभा चुनाव में भी करनी चाहिए, विधानसभा विधायक की पद। देखिए ऋषभ जी, मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता रहा हूँ। मेरी पार्टी का आशीर्वाद लगातार पिछले 2.5 दशकों से मुझ पर रहा है, और जब पार्टी ने जिस भी मोर्चे पर लगाया, चाहे वो मंडल अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया, चाहे वो जिले के महामंत्री के रूप में 2 बार काम किया, मैं हमेशा पार्टी का आदेश मेरे लिए शर्माते रहा है। रही बात महापौर के चुनाव की, महापौर के लिए निश्चित रूप से मैंने प्रयास किया। लेकिन आपने जब विधानसभा की बात की, देखिए मदन कौशिक जी हमारे बड़े नेता हैं, सर्वमान्य नेता है, और उनकी स्वीकार्यता न केवल इस विधानसभा में बल्कि इस जिले और प्रदेश में किसी से छिपी नहीं है, और उनसे जीवन में हमने बहुत कुछ सीखा है। तो चूंकि आज जनता उन्हें पसंद करती है, हम सब भी उनके साथ हैं और हम पर भी उनका पूरा आशीर्वाद रहता है, तो मुझे लगता है कि विधानसभा में उनके जैसा योग्य, उनके जैसा मेहनती, उनके जैसा परिश्रमी व्यक्ति अगर है तो निश्चित रूप से बारंबार जनता को कहीं ना कहीं उस रूप में उनकी आवश्यकता रहती है, और यही कारण है कि हम सब लोग भी उनके साथ रहते हैं। इस बार जो है, अगर हम बात करें कि लगातार कुछ जगहों से बात ही खुलकर के आई कि भाई कांग्रेस वाले, भाजपा के नेता अंदरूनी तरीके से बोल रहे हैं कि इस बार कई जगहों पर सीटों का रीशफलिंग किया जाएगा। यहाँ पर जो विधायक लगातार दावेदारी कर रहे हैं, लगातार विधायक बने, चाहे रानीपुर की बात करें, हरिद्वार जिले की बात करें, ग्रामीण की बात करें, और रीशफलिंग होगी। सुनने में आ रहा है कि मदन कौशिक जी को इस बार उनके गृह क्षेत्र कलियर में भेजा जाएगा, इमली खेड़ा में लगातार ऐसी कुछ बात भी हो सकती है। देखिए क्या रहता है ऋषभ जी की, ये इस तरह की चर्चाएं ऐसे लोग करते हैं जिनका अपना वास्तव में कोई आधार नहीं आता, जो राजनीति में सामना करने से डरते हैं।
अब हरिद्वार में आप किसी बच्चे से पूछ लिए कौन लड़ेगा, तो कहीं ना कहीं सबकी जुबान पर मदन कौशिक रहता है। वो इसलिए रहता है कि वो 24 घंटे में से 18 घंटे जनता के बीच है। रानीपुर विधानसभा में जाएंगे तो आदेश चौहान लोगों के बीच है, वो बच्चे के मुंह पर है। हरिद्वार ग्रामीण में हमेशा आवाज आती है स्वामी यतीश्वरन जिंदाबाद। तो हमारे नेता, हमारा नेतृत्व लगातार जनता के बीच रहता है। और इस तरह के लोग जो कहीं ना कहीं ऐसे में अवसर तलाशने की कोशिश करते हैं, वो इस तरह की चीज़ों को कहीं ना कहीं कह करके, चर्चा करके बताने की कोशिश। अब आप बताइए कि अगर पार्टी का कोई ऐसा निर्णय आएगा तो उस पार्टी के निर्णय सब बंदे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जो 27 का चुनाव होने वाला है उसके जो परिणाम आएंगे जिले में, बड़े शॉकिंग परिणाम आने वाले हैं। आप देखेंगे कि 2017 में जो चुनाव परिणाम आया था, 11 में से 8 सीटें हमने जीती। मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार का चुनाव परिणाम इस जनपद में आएगा। अगर हम बात करें प्रदेश स्तर की, मुख्यमंत्री धामी जी जो हैं लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। आपने देखा कि अभी डोईवाला में जो कार्यक्रम हुआ उसमें कितना बड़ा एक हुजूम भी देखने को मिला पूर्व सैनिक परिवारों का। तो क्या इस बार ये एक तरह से प्रतीक है कि 27 विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार पुनः तीसरी और हैट्रिक मारेगी धामी जी के नेतृत्व में? आपको लगता है ये बात? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी युवा हैं, वो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, हमने उनके साथ काम किया है। आज भी वो प्रदेश में लोकप्रिय हैं और उनकी नीतियों का ही एक बड़ा प्रभाव है, कारण है कि आज पूरे प्रदेश में भाजपा की बयार चल रही है, भाजपा की प्रचंड आंधी है। और मुझे लगता है कि एक लगातार तीसरी बार भी सरकार, हमारी भाजपा की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और धामी जी के कहीं ना कहीं इस रूप में उनकी लोकप्रियता के आधार पर इस प्रदेश में बनेगी। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में विकास तिवारी जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा, बताया कि इस बार 27 का माहौल क्या होगा, कैसे हरिद्वार जिले का विकास होगा और जो विधानसभा के विधायक और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी हैं वो लगातार किस तरह से जनता के बीच में काम कर रहे हैं, भाजपा की रणनीति क्या रहेगी 27 विधानसभा चुनाव में पूरे हरिद्वार जिले को लेकर, तमाम विषयों को लेकर हमने खुल करके बात करी। और इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।